स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और आज हम यहाँ पर फिर से चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं यूनियन बजट 2026 की इम्पैक्ट एनालिसिस पर। स्वागत है आपका। हमारे साथ में है प्रशांत रस्तोगी जी, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के माननीय प्रेसिडेंट रह चुके हैं। संजय शुक्ला जी वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आशीष जौहरी जी वरिष्ठ एडवोकेट हैं। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम आज फिर से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार हम लोग बैठ चुके हैं पहले भी। फिर से बजट के जो इम्पैक्ट है, किसके ऊपर क्या पड़ रहा है, या कोई ऐसा प्रोविजन जिसका कि किसी भी एसएससी पर, समाज के किसी भी वर्ग पर, है ना, व्यापारी पर, उद्योग पर, या अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सी चीजों का इम्पैक्ट प्रोफेशनल्स के ऊपर भी पड़ता है कि उसकी काम करने की शैली चेंज हो जाती है, उसको नए तरीके से सोचना पड़ता है कि हम काम अब कैसे करें। तो किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम चालू करते हैं आपसे प्रशांत जी। नमस्कार दीप जी। जो सबसे पहला मेरा इस दिशा में वो है सुझाव, जो चेंजेस है वो पहला जाओ और फाओ पे, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर और फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। जब ये स्कीम गवर्नमेंट ने चालू की थी तो ये डिसीजन हुआ था कि जो भी 148 और 148 ए के नोटिसेस हैं वो फाओ इशू करेगा, जाओ नहीं करेगा। और इस पे कई डिसीजन जो एसएससी के फेवर में भी आए हाई कोर्ट्स में। सिर्फ 2 डिसीजन ऐसे हैं जो रेवेन्यू के फेवर में। नया एक्ट 2025 आ ही रहा था तो गवर्नमेंट ने, जबकि इस केस की डेट बजट अपना 1 तारीख को था, 3 तारीख को इसकी हियरिंग लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हमारा ये मतलब कभी नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर का मतलब फाओ, उसका मतलब हमेशा जाओ ही रहा है। जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही 148 और 148 ए की नोटिस इशू कर सकता है। और इसको इन्होंने जो इफेक्ट दिया है वो रिट्रोस्पेक्टिव दिया है 2019 से। तो मतलब जो भी मतलब नोटिस सब पुराने सब पर इफेक्ट सब अब रिवाइव हो जाएंगे या क्या होंगे तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन आप बताइए कि 2019 की चीज आपको 7 साल बाद याद रही जब एक इशू सेटल हो गया था। नहीं, केस में ऐसा नहीं हो सकता। हमें लग रहा है कि सरकार ये चाहती है मतलब जो भी मतलब इसके विवाद चल रहे हैं वो हम खत्म कर दें। बाकी जो डिसीजन हो चुके हैं, जिन पर आदमी ऑलरेडी फैसला ले चुका है, उसको एक्सेप्ट कर चुका है ना, तो वो तो सब ठीक है, निपट गए। लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट चल रहे होंगे विवाद, उनको खत्म करने का प्रयास किया गया है। अगर सरकार ये करती है तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अगर वो हमें, हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि वो जो पुराने विवाद है उनको खत्म करके चलो भाई, हमने एक फिक्स कर दिया कि जो ये उसका असेसिंग ऑफिसर रहेगा। तो ये बात आपकी तब उस संदर्भ में तो अच्छी है कि अगर सरकार कोई पुराना केस नहीं खोलती है। हाँ। अगर खोल देती है तो फिर आप कैसे कहते हैं? उसका इम्पैक्ट हमें लगता है यही रहना चाहिए। इम्पैक्ट तो हम लोग भी यही चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल भी। जो डिसाइड हो चुके हैं उनको ना छुआ जाए। नहीं, उनको तो खैर कोई छू भी नहीं सकता है। लेकिन जो केसेस हमें लग रहा है जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, किसी भी लेवल पर पेंडिंग है, हमें लगता है उनमें एक चीज ये फिक्स हो जाएगी कि नहीं, जेओ द्वारा इस इशू कोई नोटिस कोई वैलिड माना जाएगा। हाँ, ठीक बात। और एक सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स का प्रैक्टिस का एरिया है वो सेक्शन 61 के 1961 के एक्ट में भी था। सेक्शन 68, 69, 69 बी सी डी ई। अब वो नए एक्ट में हो गया है 102, 103, 104, 105, 106, जिसमें गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जो हमारा पुराने एक्ट में 60% टैक्स लगता था उसको हमने 30% कर दिया। 30% कर दिया। जब आप उसको बारीकी से पढ़ते हैं तो ये तो ठीक है कि वो टैक्स रेट 30% हो गया, लेकिन उसमें एक एडिशनल इनकम टैक्स का और भी क्लॉज आ गया है 30% का। उसको उन्होंने लेने का तरीका दूसरे ढंग से बताया है कि अगर आपने 102, 103, 104 में कोई अपनी इनकम डिक्लेयर की तो 30% तो एडिशनल, 30% तो नॉर्मल टैक्स लगेगा। बाकी 439 में पेनल्टी है, वो 200% है। तो अब 30% टैक्स और 200% पेनल्टी, वो हो जाता है आपका कुल मिलाकर 90%। लेकिन यहाँ पे भी रुकिए, 30% जो टैक्स लेंगे उन्होंने पुराने एक्ट की तरह 25% सरचार्ज इसमें भी रखा है। तो 25% सरचार्ज क्या हुआ, 30 का 37.5, और 4% आप लगा लीजिए एजुकेशन सेस, तो ओवरऑल इफेक्टिवली वो 39% हो जाता है। और पेनल्टी अगर लगती है तो वो करीब 99% हो जाता है। तो इसमें उन्होंने एक राहत ये दी है
कि अगर कोई 440 में इनकम टैक्स ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे देता है तो उनको इम्यूनिटी मिल सकती है, जो 200% का रेट है वो घट के 60% पर 60% पे आ जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट अगर आप देखें तो 69% होता है, 69%। और इसमें जो एक और चीज है कि अगर वो चीज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या एओ ने आपके रिटर्न से डिटेक्ट की तो जो अभी आपको 100% लग रहा है तो 120 लगेगा। तो कहने का मतलब है जो 69 है वो 75 हो जाएगा, और अगर आपने इम्यूनिटी अप्लाई नहीं की है तो 99 हो जाएगा। तो ये देखने में कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब 30% हमने टैक्स कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस ढंग से प्रेजेंट किया है बजट को, उसमें ये जब आप इसको डीपली पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि टैक्स उन्होंने कोई कम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने कान सीधे ना पकड़ के थोड़ा घुमा के पकड़े। एक चीज और है इसमें प्रशांत जी, हमें ऐसा लगता है जैसे कि इधर जब नई नोटिस उसकी बेनामी ट्रांजेक्शन्स वाली लोग बेचने लगते हैं। जी जी। होता ये है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं जी, उनके ऊपर भी बाद में ये किसी तरीके से ये बता के कि ये जो है आपने ट्रांजेक्शन छुपाया हुआ है, ये बेनामी ट्रांजेक्शन है जी। जबकि बेनामी ट्रांजेक्शन्स की कंडीशंस को वो फुलफिल भी नहीं कर रहे होते हैं वो ट्रांजेक्शंस, उसके बाद भी बेनामी ट्रांजेक्शंस के अंदर ये बीपीओ की यूनिट से नोटिस इशू करते हैं और वहां पर जो क्या करते हैं कि आपकी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बाकायदे हो सकता है वहां असेसमेंट लेवल पर आपके आ जाते हैं कि अब तो आपका इतना टैक्स, जबकि उनका टैक्स लगाने का उनका कोई राइट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको तो वहां पर भाई रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट बना के आप आगे अपना दीजिए और जो वहां से डिसीजन होगा वो होगा। लेकिन वहां पर है क्या कि वो चूंकि अधिकारी वहीं के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही है, उन्हीं वही हैंडल कर रहे हैं बेनामी ट्रांजेक्शन्स को भी, तो उन लोगों को माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से चेंज हो जाता है। और जब वही लोग फिर से असेसमेंट में जाते हैं तो वो लोग सेक्शन 68 इन सब का उपयोग जो है बेनामी के इसमें करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं एसएससी को कि ये तुमको बेनामी ट्रांजेक्शन में हम ले जाके खड़ा कर देंगे। एक ये भी तो इसका हमें लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये जो आपने अभी अपनी वार्ता में कहा कि जो डिपार्टमेंट बेनामी के लिए या तो गवर्नमेंट एक सेपरेट ट्रेनिंग विंग दे, हमें लगता है डिपार्टमेंट ही अलग करना चाहिए, या नहीं तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ दो चीजें आती हैं, भैया इसका सोर्स बता दीजिए और ये आपने कैसे इकट्ठा किया। और उनको अगर मौका मिले तो वो सेक्शन 68 में ही ले जाना चाहते हैं, कारण उसका ये है कि उनको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है। तो ये तो खैर नहीं, वहां मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है, यहाँ मैक्सिमम धमकाने का मौका मिलता है। दोनों चीजें हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है। देखिए भाई, क्लाइंट डरता किस चीज से? क्लाइंट डरता इस चीज से कि हमको ऐसे किसी कानून में ना उलझाया जाए जहां पर कि पता लगा हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन लगने लगे, क्योंकि सबसे पैसा देने, भाई व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसने 10 साल मान लो किसी तरीके से बेईमानी करके अगर उसने पैसा पैदा कर लिया है, अगर उसका पैसे से छुटकारा हो जाता है तो वो तब भी वो थोड़े में छूट जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगने की नौबत आ जाती है तो बहुत बड़ी स्थिति होती है, क्योंकि बेनामी में पहली चीज ये होती है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई, जी है ना। तो जो आपने कमाया वहां से वो तो पहले आपका सीज हो गया, उसके बाद उसके ऊपर आपको टैक्स देना, उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी है। ये हमारा कहने मतलब है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मैं आपको पूरे डिटेल तो नहीं बता सकता। अभी एक केस में फाइट कर रहा हूँ, आज ही ऑर्डर आया है, छूट गया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर डिपार्टमेंट की मंशा होती तो वो जो आपके अकाउंट में इंटरनल अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको भी वो कंसीडर नहीं करते हैं। आप उनको बता रहे हैं, आप उनको लिख के दे रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल अकाउंट ट्रांजेक्शन होना, एक सिंपल सा तरीका निकाला, इस अकाउंट की क्रेडिट इतनी, इस अकाउंट की क्रेडिट इतनी, दोनों क्रेडिट और दोनों को जोड़ के आपको शो कॉस्ट दे दिया। तो मालूम पड़ा, आप ये देखेंगे यार मैंने सेल तो 4 करोड़ की है, मुझे नोटिस 8 करोड़ का क्यों आ गया? नहीं, सबसे बड़ी बात ये तो तब भी 2 अकाउंटों का क्रेडिट अलग जोड़ रहे हैं, एक ही अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट जोड़ के वो ट्रांजेक्शन बता देते हैं कि आपका टोटल मान लीजिए 45 लाख डिपॉजिट हुआ, 45 लाख विड्रॉल हुआ, तो कहते थे 90 लाख के ट्रांजेक्शन है। अब देखिए वो तो इस तरह का वो है। इसमें तो हम लोग यही कह सकते हैं, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर जो मुख्य चीज है वो ये है कि वो चाहे जो असेसमेंट करते हैं, चाहे वो जो निकाल के रखते हैं, उनकी कोई वो मतलब कोई उत्तरदायित्व उनके ऊपर नहीं बन रहा है। जी जी। और दूसरा एक इन्होंने बहुत चेंज किया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी। इस पे मेरा थोड़ा सा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू ये है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पेनल्टी हो जाएगी तो आपको रीजनेबल कॉज बताने का तो मौका लगेगा ही नहीं कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट क्यों लेट फाइल की या मेरा मेंसिरिया नहीं था। नहीं, हमें लग रहा है ये डीक्रिमिनलाइजेशन नहीं है,
ये मोनेटाइजेशन ऑफ पेनाल्टी है। आप सही कह रहे पेनाल्टी हैं, को मोनेटाइज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल सही है। पेनाल्टी को आपने फीस का स्ट्रक्चर दे दिया, आप कह रहे हो कि पेनाल्टी हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फीस में आप फीस कंपलसरी हो बस। गई। आप रिटर्न फाइल करने से पहले, डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले आपको जमा ही करना है, जी। और तीसरी बात आप अपील नहीं कर सकते हो, और सबसे उसके बढ़िया। अगेंस्ट आपका जो मेंसरिया था कि नहीं था वो आप नहीं बता सकते हो। वो कैसे प्रूव करोगे, कहाँ प्रूव करोगे, जब कोई आपको अपील करने का नेशनल जो नेशनल संजय जस्टिस जी ने बात की हाँ, बहुत सही है नेशनल कि जो हमारा नेचुरल जस्टिस का राइट है भाई, अगर हम अपील क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमें, अरे आपको फीस लेना है लीजिए, लेकिन हमें एक राइट देना चाहिए था। अगर हम कोर्ट में जाना चाहें और कोर्ट ये कहे कि नहीं आपका जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं है, तब आप फीस लीजिए। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें फीस कर इसमें दी। प्रशांत जी में एक चीज जोड़ा, जुड़ा मतलब चूंकि व्यापारियों का ही काम है, तो जी कंपनी ला के जो प्रोविजन है, आप जी ये देखिए जो 100 रुपए पर डे की जो जी पेनाल्टी जी लग रही है वहां जी पर, लेट फीस जिसको कह रहे हैं, ये पहले हमें ध्यान है अच्छी तरीके से कि जो एनुअल फीस होती थी, फाइलिंग फीस, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो, चाहे उसका मैक्सिमम जो है 12 टाइम्स हाँ 12 मैक्सिमम टाइम्स एडिशनल फीस जी उसको एडिशनल फीस कहते थे, जी एडिशनल फीस लगती थी, जी और 13 गुना में जमा हो जाता। 400 रुपए अगर किसी की फीस हुई तो 5200 रुपए में रिटर्न उसका जमा होता था। आज की तारीख में स्थिति हो गई है कि अभी इन्होंने डेट बढ़ाई 31 जनवरी तक की, जी 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 और अब मतलब बदमाशी देखिए आप, ये किस तरीके से काम कर रहा है पूरा सिस्टम, कि 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को आप फाइल कर रहे हैं, 31 अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने की इकट्ठे आपको लेट फीस देनी पड़ रही है। जी मतलब इकट्ठे सीधे 10,500 रुपए आपके लग रहे हैं। मतलब वेरी फर्स्ट डे से 31 जनवरी खत्म नहीं हुई, 1 तारीख को आप खड़े हो गए कि पूरे 10,500 रुपए लग रहे हैं आपके। ये किस तरह की मेंटेलिटी से आप काम कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी बात ये कि आप बार बार इस बात की बात करते हैं, बड़ा इस बात में मतलब ढिढोरा पीटा जाता है कि एमएसएमई के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए हम काम कर रहे हैं। वो काम किस बात का हो रहा है? इनसे सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? कंपनियां सबसे ज्यादा कौन सी बंद होगी? छोटी वाली होगी। बड़ी वालों को क्या दिक्कत है? बड़ी वालों को करोड़पति आदमी है, आप उनके ऊपर 10,000 रुपए नहीं, आप 10 लाख रुपए लगा दो पेनाल्टी, 2 मिनट में जमा कर दे, उनके लिए क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बात, दूसरी बात, उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप बैंकों का देखिए, 31 मार्च एंड होती है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकों छोड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जी जी जून के आसपास आप अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ऑडिटेड रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जी ये तो उन लोगों के लिए जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, लालच में भाई चलो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, हम भी डायरेक्टर बन के अपना काम करें, पब्लिक को दिखावे, भाई समाज को दिखावे कि भाई हम भी एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो बेचारे इस ट्रैप में आगे फंस जाते हैं कि अब वो इस काबिल नहीं बचे कि आपके 10,500 रुपए, जो अगर मान लीजिए 6 महीने लेट हो गए तो बताएगा 50-50 हजार रुपए एक एक फार्म में फीस बन रही है, वो कहां से बेचारे जमा करेंगे भाई? मतलब आप उनकी कंपनियां बंद करने पर उतारो, छोटी कंपनियां इस तरह की जितनी भी हैं छोटी, वो सब बंद होने के कगार पर बैठ गई। जबकि समय में सबसे ज्यादा लेट पेमेंट गवर्नमेंट कंपनी का होता है। गवर्नमेंट कंपनी का नहीं, करती नहीं पेमेंट। वो तो एक अलग इशू है कि गवर्नमेंट कंपनियों के रिटर्न नहीं जा रहे होते हैं, इनकम टैक्स के, गवर्नमेंट कंपनियों के आरओसी रिटर्न जमा, वो तो एक अलग इशू है। हम तो बात मतलब छोटे व्यापारी बात कर रहे हैं भाई, मान लो हस्बैंड वाइफ के नाम से उन्होंने मियां बीवी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना ली, सोचा भाई चलो हम भी एक डायरेक्टर लिख रहे हैं, विजिटिंग कार्ड कहीं दिखाएंगे, डायरेक्टर लिख के दिखाएंगे। वो बेचारे फंस गए आगे इसमें कि उन्होंने 1 लाख रुपए की कैपिटल से बनाए कंपनी बनाई, कि 1 लाख रुपए पेटेक पटेल अपना जमा करके किसी तरीके से काम चालू करेंगे। उनको आपने पहले ही साल में, अगर वो लेट हो गए तो 75,000 रुपए एक साल के अंदर पेनाल्टी है। जी क्या करे जाके बेचारा? इसी बात को मैं डिक्रिमिनलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा आप सब लोग पढ़ें, नीति आयोग की। हाँ 10 अक्टूबर 2025 की ये रिपोर्ट है, आपके नेट पे अवेलेबल है। इसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप पेनल्टी को डिक्रिमिनलाइज कर दीजिए, लेकिन उसमें उन्होंने साथ में ये भी दिया, डिक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से फीस में कन्वर्ट कर दीजिए। मत आप छोटे से डिफॉल्ट के लिए, जैसे एक व्यापारी है वो टीडीएस किसके लिए कलेक्ट करता है? टीडीएस वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करता है। अगर वो 2 दिन लेट हो गया तो वो इंटरेस्ट तो भरेगा ही, पेनल्टी भरेगा, फीस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। उसके बाद आप उसको नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो यानी कि व्यापारी काम तो आपका कर रहा है, लेकिन अगर उससे पैसा आपके लिए क्लिक करके जमा कर रहा है, आप उससे उल्टा ये गवर्नमेंट को थोड़ा रेशनल वे में सोचना चाहिए कि ये जो पेनल्टीज है, देखिए पेनल्टी के डर से आप कोई कंप्लायंस नहीं करा सकते। एटमॉस्फेयर जो है फ्री होना चाहिए ताकि स्वेच्छा से आदमी अपनी कंप्लायंस करे। इसी तरह से इन्होंने जैसे इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म आए हैं, हाँ इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म में इन्होंने अब आपको 4 डेटे कर दी, जिनका सैलरी का और इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यानी कि जिनके ऊपर रिटर्न टियर 1 और 2 वाला 1 और 2 वाला है, उनके लिए 31 जुलाई है। 3 और 4 नॉन ऑडिटेड के केस में उनके पार्टनर के भी उसी में जाएंगे, उसकी 31 अगस्त कर दी है।
जिनका ऑडिट होना है उसकी 30 सितंबर है, और जिनका ऑडिटेड रिटर्न के, जिनके मतलब कंपनियों के रिटर्न जाने हैं, पार्टनर्स के रिटर्न 31 जाने हैं, अक्टूबर हो जाएगा वो। उनके लिए भैया 31 अक्टूबर हो जाएगा। लेकिन दीप जी, एक एनोमली देखिए, आपको भी मालूम है कि 30 सितंबर को या 29 सितंबर को साइट की क्या प्रॉब्लम होती हाँ है? किसी आदमी का एक, मान लीजिए 30 तारीख की रात को 12:02 पे रिटर्न अगर गया, हाँ, तो वो जा ही नहीं पाएगा। जा ही नहीं पाएगा। पहले पहले लेट फीस जमा करो, पहले लेट फीस जमा करो, 75,000 रुपए। और जो नहीं नहीं, जो आप समझिए जो ऑडिट करा रहा है इसलिए क्योंकि उसको अपना 8% प्रॉफिट नहीं दिखाना है। उसका मान लीजिए 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर है, वो 5-7 लाख की इनकम ले रहा है। जब आप उससे ये कहेंगे कि भैया 75,000 रुपए पहले जमा करो, वो तो बौखला जाएगा कि ये क्या, वो तो बखला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, हमने जो अभी शुरुआत में कहा था कि इम्पैक्ट एनालिसिस, इस बात पर भी तो ये कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या आ रहा है। बिल्कुल। ये सारा प्रेशर हम लोगों के ऊपर आने वाला है कि चाहे वो 28 तारीख को या 25 तारीख को या 20 तारीख को लेके खड़ा हो गया, भैया हमारा ऑडिट कर दीजिए, तो आप किस तरीके से कर पाएंगे काम, आप ये देखिए। और दूसरी बात ये है कि अगर इनकम टैक्स की साइट नहीं चल रही है तो भी प्रेशर आप ही के ऊपर है। मतलब मेंटल, इसमें आप देखिएगा कि बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप ये देखिए प्रोफेशनल्स की इतनी बुरी हालत होने वाली है इसमें। आप देखिए बहुत सारे लोग इसमें किस तरीके के उनको मानसिक और दूसरे तरीके की दिक्कतें आने वाली हैं आगे। इस जगह मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, जो मैं अपनी व्यक्तिगत 27-28 साल की प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, चाहे जो कह लीजिए, धीरे धीरे आदमी को समझ में आता है। मेरे पास अगर 15 सितंबर के बाद आप आते हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लाइंट हो, अगर मैं आपका काम कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, नहीं कर सकता हूँ तो उसी समय कह दूंगा भैया हो सकता है 25 सितंबर के बाद आपकी बैलेंस शीट अपलोड हो। अगर आपको बहुत जल्दी है तो कहीं और करा लीजिए, मैं आपको एनओसी दे देता हूँ। कारण क्या है, जब आप 75,000 रुपए, मालूम उस असाइनमेंट में आपको 25,000 फीस मिलनी है आशीष भाई, 75,000 क्या आप अपनी जेब से दोगे? तो ये सब सोचने की चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने पेनल्टी को, मतलब जो ये सारे प्रिकॉशंस तो लिए जा सकते हैं बस, लेकिन ये सारे जो है मर्ज के पहले के प्रिकॉशन है कि आप बीमार ना पड़ो। बस जब बीमार पड़ जाओगे, जब आपने बयाना ले लिया उसका, फिर आप क्या करोगे ये बताओ। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप चाहे खोपड़ी पर खड़े हो जाए, आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहे बीमार हो, आप चाहे जो, आपको काम करना पड़ेगा, काम है ना? करना पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्क सफर करेगा। क्वालिटी ऑफ वर्क, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आशीष। रिपोर्ट हम कैसे आपको क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छी रिपोर्ट कैसे बना पाएंगे, उसके पूरे अकाउंट कैसे देख पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा इशू है भाई ये सब चीजें। तो इसी में देखिए, जैसे इस बार लाए एक प्रोविजन कि जो रिवाइज रिटर्न करने की डेट थी, हाँ, जी, जी। 31 दिसंबर थी, हाँ, जी। उसको उसको 3 महीने के लिए 3 महीने और बढ़ा मार्च कर दिया। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल इनकम टैक्स भी लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप बेनिफिट नहीं दे रहे हैं सीएससी को, नहीं, हमने आप सिर्फ उसको ऊपर टैक्स संजय जी, इसमें हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी एक पॉलिसी बना ली है। पॉलिसी क्या कि पहली बात तो जैसे अभी बातचीत चली कि पेनाल्टी को फीस में कन्वर्ट कर देना, और किसी भी तरीके से आप जो इस तरीके से सारे तरीके से आप कैसे पैसा निकाल सकते हो, बस वो कह रहे हैं आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। आप कोई भी सर्विस हमसे ले रहे हैं, कोई बेनिफिट हमसे लेना अगर चाह रहे हैं तो और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका निगेटिव उल्टा देखिए आप, कि सरकार की अगर साइड नहीं चल रही है तो भी जिम्मेदारी आपकी, तब जिम्मेदारी किसकी है? तो मतलब वो भी तो जिम्मेदारी लेने लिए तैयार हो कि हमारी 10-10 दिन से अगर साइड नहीं चल रही है, हम कह रहे हैं अगर आपने ड्यू डेट दी है तो ये कहने की कोई बात नहीं होती कि आप ड्यू डेट नहीं, लास्ट डेट में, क्योंकि लास्ट डेट में भी आपकी साइड चलनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है ना? तो ये जो इसका निगेटिव चीज है वो भी तो देखना चाहिए इनको। आरओसी की साइड पिछले 1.5-2 सालों से क्या बुरी हालत है, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज जो है वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, साइड की वजह से अपडेट नहीं हो रही, अपडेट नहीं हुए, 3 महीने जो है लोगों के रिटर्न नहीं जमा हो पाए भाई। आपका B2 से B3 में कन्वर्जन हो रहा है, उसके बाद आपके रिटर्न नहीं जमा हो पा रहा है, और आप 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी को आप 10,500 रुपए सीधे फीस लगा रहे हो। कमी आपकी है और फीस आप लगा रहे हो उसके ऊपर। केवाईसी में नहीं कर पाया, 5,000 हाँ, 5,000 बहुत छोटी सी चीज है, जबकि उसमें सिर्फ एक ओटीपी आता है, ओटीपी देना, लेकिन साइट नहीं, ओटीपी नहीं आ पाती है। इसी तरह से एक इन्होंने ये चेंज सारी समस्याएं हम लोग एज ए प्रोफेशनल फेस कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार को भाई आप पेनल्टीज को आप फीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटीज, लेकिन जो हमें जो नेचुरल फैसिलिटीज चाहिए, हमें काम करने की जो सुकून चाहिए, वो भी तो हमें दीजिएगा। कानून का जो नेचुरल लॉ वाला, मतलब नेचुरल जस्टिस वाला जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है हर जगह से, हमें लग रहा है ना? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सर पहला हमारा फंडामेंटल राइट है कि नेचुरल जस्टिस को हमको मिलनी ही चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें खत्म कर दो, कानून में अगर जस्टिस नहीं है, जस्टिस हमेशा नेचुरल होता है, अगर जस्टिस नहीं है
तो कानून किस बात का फिर? जब आपको फिर तो अराजकता हो गई, वो अराजकता हो गई या वसूली हो गई, हम तो कहेंगे, है ना, ये तो आप वसूली कर रहे हो सरासर, बिल्कुल। इसमें नेचुरल जस्टिस जैसी कोई चीज बची कहाँ? आपको ध्यान देना चाहिए, सरकार लोग तो ऐसा आपको केवल पैसे ही वसूलने, तो आप चाहे जैसे वसूल लो, फिर तो आप हर चीज में पैसे वसूल लो, वो तो गलत चीज हो गई जी। आप कोई और विषय क्या? तो हाँ, हम लोग को भी अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना चाहिए। नहीं हम लोग तो देते ही हैं। उसके अलावा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरीके की जब आप नेचुरल जस्टिस को ही खत्म करते हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी रखने का क्या आवश्यकता है? वो भी खत्म कर दीजिए। आपको सब घंटा चला के पैसा लेना नहीं, इसके ऊपर भी तो दिक्कत ये आती है, जब सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को सुनवाई हो रही है, तो 1 फरवरी को आप बजट में ही उस चीज को चेंज कर देते हो ना। देख लीजिए सरकार की तानाशाही। आप देखिए तरीका, देखिए सिस्टम कि हम सुनवाई होने से पहले उसको चेंज कर देंगे, ये भी तो एक तरीका है। अच्छा काम कर, लेकिन इस तरफ भी नहीं देखिए, होता क्या है कि आप बहुत बढ़िया सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के जो आपने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं रास्ते में, आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, अगर 10 स्पीड ब्रेकर बने होंगे तो आपकी गाड़ी दौड़ नहीं पाएगी, है ना। आप धीमे धीमे 20-30 की 40 की स्पीड से चलाते रहिए, आप अपना काम चलाते रहिए, लेकिन आपकी गाड़ी दौड़ नहीं सकती। एक्सप्रेस वे बनाने का कोई पर्पज नहीं। हाँ, एक्सप्रेस वे में स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जाते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिखाई पड़ना चाहिए, और कम से कम इस तरह के जो प्रावधान है, हमें अवश्य दिखाई पड़ना चाहिए, जो कि टैक्सेशन के प्रावधान है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं टैक्सेशन के प्रावधान। भाई आप बिजनेस करने में खुली छूट दिए हुए हो, वो चीज अलग है, आप मिलावट करने की खुली छूट दिए हुए हो, वो चीज अलग है। यहाँ तो आप काम नहीं करने दे रहे हो, जैसे हम काम करके खड़े होते हैं तुरंत हमारे पे पेनल्टी लग जाती है। बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रोविजन उन्होंने और भी आया मैट क्रेडिट का। मैट क्रेडिट में उन्होंने बहुत आपको बताया कि पहले 15 लेते थे, अब 14% लेंगे, 1% टैक्स कम कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो आपका क्रेडिट है वो इसी साल तक के लिए, मतलब 26-27 क्या मतलब, 26-27 के लिए क्रेडिट कहाँ बचा, तो मैट टैक्स हो गया सीधे सीधे। जी हाँ, 26 नहीं भाई, मैट क्रेडिट शब्द खत्म हो गया ना, फिर मैट तो टैक्स हो गया। क्या आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना ही है? आप उसको मिनिमम अल्टरनेट क्या आप कहिए, सीधे सीधे हम टैक्स ले रहे हैं, आप ऐसे ना दो ऐसे दो, टैक्स दो। जी हाँ, वो इस जेब से ना लेके इस जेब में घुमा के ले रहे हैं। बस उन्होंने एक थोड़ी सी रियायत ये दे दी कि अगर आपके पास मैट क्रेडिट पड़ी है और आप न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो आपकी टोटल लायबिलिटी उस साल की है, उसका 25% आप अपनी मैट क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सर कौन सी आप हमें वो दे रहे हैं? मतलब आप इधर बाकी आप कैश दीजिए, बाकी 75% हमें टैक्स देना ही देना है। सरकार की जो डिमांड होती है वो रिफंड से भी कट जाती है, जी, और हमारा जो क्रेडिट बचा हुआ है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो सकती है। मतलब क्या अजीब सी बोल रहा। आज आपको मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जो मैं अभी पहले ऑर्डर की बात कर रहा था। ऑर्डर में आया है निल, प्रपोज्ड वेरिएशन निल, असेस्ड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया। जब 156 में देख रहा था डिमांड ऑर्डर, उसमें डिमांड निकाली, तो उसमें 71,610, मुझे तो समझ में नहीं आया कि 71,610 कहाँ से डिमांड आ रही है। तो जब मैंने पूरा उसको चेक किया, तो वो टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कह लीजिए, यानी कि असेसी के लिए आपने तो एक बोगस कहूं, फिक्टिशियस कहूं, फेक कहूं, डिमांड खड़ी कर दी। अब पहले मैं उसके लिए रिवीजन फाइल करूं 154 में। तो दीप जी, अब ये बताइए कि जब असेसमेंट ऑर्डर में प्रपोज्ड वेरिएशन निल है, ठीक है, तो 156 की डिमांड कैसे आ गई? नहीं, और डिमांड आ गई तो खत्म कैसे होगी? अब ये सही बात है, खत्म कैसे होगी? आउटस्टैंडिंग डिमांड में, क्योंकि 156 का 154 भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं, आप ये समझिए कि डिमांड में वो दिखना आउटस्टैंडिंग डिमांड में शुरू हो गया। अब वहां पे आप उसको कैसे कैंसिल कराओगे या क्या करोगे? तो अब अगर कभी उसको रिफंड ड्यू हुआ तो कर जाएगा। अब आप अपील ही करो सीधे सीधे। तो है, समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, अगर सरकार इन पे थोड़ा सा ध्यान अगर दे, मुझे लगता है ये समस्या खत्म हो सकती है। बहुत छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा। और कोई बिंदु संजय जी आपके दिमाग में आ रहा हो, ध्यान में आ रहा हो? नहीं आ रहा है। एक बिंदु तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे न्यू रिजीम में क्या किया कि उन्होंने जो भी डिडक्शन थे वो तो खत्म कर ही दिए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि पहले क्या होता था, डेप्रिसिएशन लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर पा रहे हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड खत्म कर दिया। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा है भाई, बड़ा सेटबैक है ये। डेप्रिसिएशन मशीनरी आदमी लगा रहा है उसको, बट ऑब्वियस है कि शुरुआत में तो लॉस भाई। डेप्रिसिएशन लगाया ही इसीलिए आता है क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट चाहिए उसका, और रिप्लेसमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, इसीलिए डिप्रिसिएशन है।
जब उसी को आप क्रेडिट नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो वही वाला हो गया कि मैट वाला सिस्टम, मैट वाला बस बस बस। है ना? मेरी सरकार से ये निवेदन है, उनके माध्यम से कहना चाहूंगा फाइनेंस मिनिस्टर सर ने कि इसको थोड़ा सा ध्यान दें। नई नीति में आपने चलिए सारे डिडक्शन खत्म कर दिए, बट डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं, करना सारे चाहिए। डिडक्शन जो खत्म लेकिन किए हैं, डेप्रिसिएशन में यहाँ कहना चाहूंगा डिडक्शन नहीं है, ये हाँ, हमारा depreciation एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। और भाई, एक्सपेंडिचर invest को अलाउ ऐसा बिल्कुल। लॉस जैसे आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को अलाउ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने को अलाउ करना चाहिए। भाई 4-5 साल बाद हमको अगर मशीनरी रिप्लेस करनी होगी, कहाँ से रिप्लेस करेंगे? कहाँ से पैसा उसके लिए लाएंगे भाई? तो एक्चुअली पैसा हम उसी के लिए इकट्ठा करते हैं, तो जी। वो बहुत बड़ी सेटबैक है हमारी, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो आपने बताया ना कि भाई खर्चे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह के जो डिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि इधर जो है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी की बहुत और बड़ी इन सब जो एनएससी वगैरह की, इन लोगों की बहुत बुरी हालत हो आज गई है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है, क्योंकि आदमी कम से कम इसी बहाने बचाता था। सेविंग पर्पस से जो इन्वेस्ट करता और था, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सेविंग स्मॉल सेविंग है। स्मॉल सेविंग को अगर आपने थोड़ा कहीं से खत्म किया तो आप ये समझ लीजिए कि लग रहा है अभी सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया, क्योंकि खर्चे जब बढ़ते हैं तो जीडीपी बड़ी दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो ये रहता है कि आदमी के पास पैसे नहीं बच रहे हैं अगर, तो उसका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब नुकसान की बात होती है। और किसी भी देश का अगर भविष्य असुरक्षित है तो आप समझ लीजिए कि बहुत संकट में है। 2008 में जो अमेरिका में मंदी आई थी, सारी हाँ। बैंक उसका कारण वही था, का कारण था कि सब क्रेडिट पे दुनिया चल रही थी। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम पड़ा, हाँ। लेकिन लोगों के पास सेविंग बहुत ज्यादा, हाँ, और लोग ये सोचते हैं कि चलो हमें अगर रिडक्शन मिल रहा है, टैक्स का रिडक्शन मिल रहा है, एनटीसी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, रिटर्न हमें कम मिल रहा है, तो आदमी को चलो टैक्स का तो बेनिफिट भी हमें मिल रहा है, हमारा पैसा भी इसका नहीं खुल जाएगा। हमें तो लगता है कि 12 लाख ना बढ़ाते, ये कहते हैं कि हम केवल 7 लाख ही रखेंगे, लेकिन आप 5 लाख तक बचत करो, हम 5 लाख तक छूट देंगे, तो आदमी अपना कम से कम उसमें बचाने लगता है। छूट ले, मतलब पैसा बचा बचा के छूट लेता हुआ, पैसा वो सरकार के पास ही जा रहा है, अल्टीमेटली पैसा फिर से वो इकोनॉमी में वापस लौट के आता है और फिर वो इन्वेस्ट होता है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं से ये एक्सपेंडिचर बेस्ड जो इकोनॉमी की दिशा में देश बढ़ रहा है वो थोड़ा सा खतरनाक भी है ना, रिस्की है थोड़ा सा। इस इस बारे में उससे काफी सपोर्ट मिलता है। इस बारे में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी बात जीडीपी की चली थी, हम लोग जब बजट को सुनते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट हमारी इतने परसेंट ऑफ द जीडीपी है, लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि वो हमें एक्चुअल टर्म्स बताया जाता है, जैसे इस बार का है 53.47 लाख करोड़, लेकिन जब आपको फिस्कल डेफिसिट बताई गई होगी तो इट इज 4.3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है सर, मैंने मान लिया आपने जीडीपी बताई, लेकिन आप हमें ये भी तो बताइए कि हमारा बजट जीडीपी का कितना है, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 14% है। हमारा जो बजट है 26-27 का, ये 14% ऑफ द जीडीपी है। अब आप लगाइए कि मेरा जो वो है वो 4.3%, यानी कि ऑलमोस्ट 30% हमारी मतलब फिजिकल डेफिसिट में है। तो और जब आप इसको और एनालाइज करेंगे तो आपके ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट का पेमेंट है, आपके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा कितना बच रहा है, ये देखने वाली बात है। वो सब मतलब बजट के अलग अलग बिल्कुल एंगल है, अलग एनालिसिस है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो जहां आप फिगर की बात करें तो वहां फिगर की बात होनी चाहिए, बस और जहां परसेंटेज वाइज बात करनी है वहां परसेंटेज वाइज बात करिए, कम से कम आदमी को कंपैरिजन करने का मौका मिले। लेकिन है क्या कि बजट अपने देश में जो है वर्षों वर्ष केवल इस बात के लिए आता रहा कि इस बार सिगरेट महंगी की गई है, इस बार कार महंगी की गई, स्कूटर सस्ता किया गया, पेट्रोल महंगा किया गया, तो उससे कम से कम अब हला घटा है बजट। बजट में एक चीज तो अच्छा ही हो गई है कम से कम कि अब बजट केवल और केवल देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए 1 साल का रोड मैप होता है। अब केवल इस बात के लिए नहीं होता है कि हमने टैक्स कम कर दिया या टैक्स बढ़ा दिया या चीजें सस्ती कर दी या महंगी कर दी, इस चीज के लिए बजट नहीं है। लेकिन अब उस बजट को पढ़ना कितने लोग जानते हैं? तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग भी उन सब चीजों को समझने में इतना हम लोगों को समय लगता है, हम लोगों को कठिनाई होती है, तो बाकी जो आम जनता है उसके लिए तो क्या है? तो उसके लिए जो चीजें हैं वो यही है कि क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई। तो हम लोग जो यहाँ पर इस एनालिसिस कर रहे हैं वास्तव में महंगी और सस्ते की नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो ये प्रोविजन बने, जिनको की बजट सरकार ने प्रस्तुत किया, उनका इम्पैक्ट किस पब्लिक के ऊपर, किस वर्ग के ऊपर, किस समाज के ऊपर क्या पड़ा है, हम लोग इसके एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमें लगता है कि आज की वार्ता को हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे हमसे हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से आने के लिए यहाँ पर धन्यवाद, और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।